हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या बोल रही हूँ? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 46 ऑफ अ 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मुझे आपको पता होगा कि ये एक डिलेड वीडियो है, क्योंकि आज है हमारा डे 47, बट मैं डे 45 और 46 की वीडियो शूट कर रही हूँ अभी। अभी अभी मैंने डे 45 की वीडियो शूट की है, ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मेरे को फीवर हो गया था, तो मैं वीडियो बनने में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम थे अपने रीडिंग नंबर 5, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर, ठीक है। उसमें से हमने जो हमारे 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इसमें से हमने पेंशन फंड्स वाले पूरे कंप्लीट कर दिए थे। आज हम शुरू करेंगे सॉवरेन वेल्थ फंड्स, और उन पर ही पूरा जो हमारा आज का स्टडी सेशन होगा वो पूरा इसी पर ही बेस होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं अपना सॉवरेन वेल्थ फंड्स, हम अपना देख चुके हैं पेंशन फंड्स, ठीक है। पेंशन फंड्स हम देख चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो है हमारे सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ठीक है। सॉवरेन जो वर्ड है वो आया है हमारा गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट्स, क्या होता है, गवर्नमेंट्स हमारी जो भी गवर्नमेंट्स होती है डिफरेंट कंट्रीज की, वो एक पूल बनाती है, एक वो फंड बनाती है जिसको हम बोलते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। अब वो फंड क्यों बनाती है? ताकि जो उसके सिटीजन्स है और जो उसके फ्यूचर में जो सिटीजन्स होंगे उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। बेनिफिट्स एज इन कि इनके जो फंड्स होंगे उनका ना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो हम अभी देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है इनका, उसको वो फुलफिल करने के लिए, ताकि सिटीजन्स और फ्यूचर सिटीजन्स को हेल्प हो। इसकी वजह से वो एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाते हैं, और ठीक है, टैक्सेस ताकि कम दे, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, ठीक है। एंटिटीज दैट इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल और रियल एसेट्स, ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करती है फाइनेंशियल और रियल एसेट्स में। अब ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे, हमें पता है सबको, आईएमएफ के बारे में पता है, ठीक है। ये आईएमएफ क्या है? हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने एक पूरा का पूरा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं इनको इन्होंने इंक्लूड किया, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉवरेन फंड्स हैं। जैसे कि बजट स्टेबलाइजेशन जो हमारा फंड है वो क्या करता है? बजट स्टेबलाइजेशन होता है, जैसे कि मान लो कि एक कंपनी है, वो सॉरी कंपनी बोल रही हूँ, एक इकोनॉमी या फिर एक कंट्री है, वो क्या कर रही है, बजट और इकोनॉमी को अपना डिजाइन कर रही है, और फ्रॉम कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी। एग्जाम्पल, अगर कोई मैं मिडिल ईस्ट की कंट्री की बात करूँ, तो हमें सबको पता है जो उनकी इकोनॉमी है वो ऑयल पे चल रही है, क्रूड ऑयल पे चल रही है उनकी पूरी इकोनॉमी। तो जितना भी उनको एक वो फंड बना रहे हैं, अब जो सबको पता है कि उनकी इकोनॉमी इस पे चल रही है, तो अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशंस आएगी, आई एम रियली सॉरी, मैंने माइक ही नहीं पहना, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि जो भी फ्लक्चुएशंस आएगी इनकी प्राइस वॉलिटिलिटी में, ऑयल में, उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी फंड्स है, जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, वो उससे थोड़ा सा पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकती है, और अपने जितने भी उनके नीड्स है ना, उस चीज को, प्राइस को स्टेबल रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बजट स्टेबलाइजेशन फंड। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट फंड क्या होता है? जिसमें कि हम इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ताकि हम डाइवर्सिफाई कर सके अपनी इकोनॉमी। जैसे कि किसी फंड जो कोई गवर्नमेंट ने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने के लिए, जैसे हाईवेज हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, कोई इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर सोच रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो डेवलपमेंट पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इसी फंड से हो रही है, ठीक है। तो सेविंग फंड क्या होती है? सेविंग मतलब एक वो शेयर करना चाह रही है जो गवर्नमेंट है, कि अपनी वेल्थ अक्रॉस जनरेशन वो आगे ट्रांसफर कर सके, सिटीजन्स को एक पैसे दे सके, और नॉन रिन्यूएबल एसेट्स में, डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स में उसको इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। जो वेल्थ है उसको नॉन रिन्यूएबल एसेट्स में डाल सके। नॉन रिन्यूएबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जो हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल होते हैं जो हम जिनको हम वापस से दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो हम जिसको नहीं पैसे, मतलब जिसको भी ऐसे एसेट जो अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो हम उसको दोबारा नहीं लेके आ सकते, इनटू अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स में वो पुट करने की कोशिश करती है। अब रिजर्व क्या होता है? रिजर्व हम ऐसे देखेंगे, जैसे फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है ना, उसके बेसिस पर हम ये पूरा देखेंगे, ठीक है। रिजर्व, अगर फॉरेन करेंसी का जो मतलब रिजर्व है, उसका रिजर्व की हम बात करें, वो एक फंड बना रखा है। पेंशन रिजर्व हम अभी देखा हमने कि मीट करती है वो आइडेंटिफाइड फ्यूचर आउटफ्लोज
हमें पता है जो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर था पेंशन फंड में वो थी हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट अपना ही एक पूल बनाती है जिसमें कि वो पेंशन रिजर्व के नाम से होता है। अगर कोई भी शॉर्टफॉल आती है किसी भी रिटायरमेंट प्लान में, तो वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो ये ऐसे 5 तरीके के हमारे सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं। अब इन्हीं जो वेल्थ फंड्स है इन्हीं में ही हम देखेंगे इनके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या है, इनकी लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन, लिक्विडिटी नीड्स, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और एसेट एलोकेशन हम देखेंगे। स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन होते हैं? सबसे पहला होता है करंट सिटीजन्स, क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इनको हम प्लान बेनिफिशियरीज जैसा हमने देखा था पेंशन फंड्स में, वो भी थे। फ्यूचर सिटीजन्स, गवर्नमेंट क्योंकि वो एक फंड बना रही है। एक्सटर्नल एसेट मैनेजर्स, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट है, यहाँ पे क्या है, इनका सॉवरेन वेल्थ फंड है, किसके बेनिफिट के लिए? सिटीजन्स और फ्यूचर सिटीजन्स। तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अब जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो कौन मैनेज कर रहा है? एक कंपनी मैनेज कर रही है जिसमें एसेट मैनेजर्स होंगे, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, एसेट मैनेजर्स होंगे। ये सारे कौन हो जाएंगे? फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। सॉवरेन वेल्थ फंड मैनेजमेंट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कमेटी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कमेटी हो गई, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। पूरा ये सारे क्या है, हमारे स्टेक होल्डर्स है ना सॉवरेन वेल्थ फंड। अब हम अदर कंसिडरेशंस की बात करें तो वो देखते हैं कौन कौन से कंसिडरेशंस है। ये हम पता ही है, बजट स्टेबलाइजेशन क्या है हमारा, जब जैसे मिडिल ईस्ट वाली कंट्री क्या करना चाह रही है, अपने जो जिनकी उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पे चल रही है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट और इकोनॉमी को कमोडिटी प्राइस वॉलिटिलिटी से और एक्सटर्नल शॉक से बचाना। उनकी लाइबिलिटीज क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है, हमें नहीं पता कब प्राइस वॉलिटिलिटी आ जाएगी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होगी, वो होगी रिलेटिवली शॉर्ट, क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज जो है अनसर्टेन है। डेवलपमेंट में उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन होगी लॉन्ग टर्म की। अगर वो, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट हमें सबको पता है, कोई भी डेवलपमेंट होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, गवर्नमेंट की वो लॉन्ग टर्म होती है, और उनके जो इंडस्ट्रियल के लिए वो लॉन्ग टर्म होगी और मीडियम होगी फॉर मेडिकल रिसर्च फंड के लिए। तो अब जो इनका लाइबिलिटीज है दे आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट जाती है, तो हमें नहीं पता कि वो लाइबिलिटीज कितनी होगी, हमें एक तो टाइम नहीं पता, और प्लस हमें ना तो ये पता कि कितना अमाउंट होगा और कब उसकी जरूरत पड़ सके। सेविंग्स क्या होती है? अब सेविंग्स में हमें पता है सेविंग्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि एक वो लंबे टाइम के लिए उन सिटीजन्स की सेविंग के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो जो रिन्यूएबल एसेट्स को डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स में डाल सके। तो इनकी लाइबिलिटीज क्या है, दे आर नॉट क्लियरली डिफाइंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। सम फंड्स में है फंडिंग पॉलिसी भी बना सकते हैं। रिजर्व की बात करूं तो रिजर्व इज योर फॉरेन रिजर्व। जैसे सबको पता है कि यूएस के यूएसडी जो है डॉलर्स होते हैं, वो हमारी हर कंट्रीज में होते हैं। जैसे बोलते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आते हैं तो रिजर्व सबसे पहले कम हो जाते हैं, तो रिड्यूस करते हैं वो नेगेटिव कैरी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स और टू अर्न हायर रिटर्न ऑन एम्पल रिजर्व्स। अब इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, इसकी लायबिलिटी टिपिकली हैव अ नॉमिनल और रियल रिटर्न टारगेट। तो इनकी क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन वो भी वेरी लॉन्ग टर्म की होराइजन होती है। पेंशन रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, इनका क्या रिक्वायरमेंट है कि वो आउटफ्लोज जो भी पेंशन रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज आएगी उसको वो मीट कर सके। इनकी लाइबिलिटी क्या होगी, फ्यूचर टैक्स बर्डन, जो भी टैक्स पेयर बर्डन है वो। अब जो इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होगा, इनका वेरिएबल और अनसर्टेन होगा। लिक्विडिटी नीड्स की अगर मैं बात करूं, लिक्विडिटी नीड्स जैसे कि बजट स्टेबलाइजेशन में उनका प्राइस का था, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन था वो था हमारा रिलेटिवली शॉर्ट था, क्योंकि वो कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो इसके जो लिक्विडिटी नीड्स है वो क्या होगा, हाई होगा। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन, ठीक है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी कम होगी, ऐसे याद रखना है। जिसमें भी शॉर्ट होगा उसमें हाई होगा, मतलब इनका नेगेटिव जो कोरिलेशन है वो चलता है। डेवलपमेंट में हमें सबको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कौन से प्रोजेक्ट या कौन से एलोकेशन पे हम डिपेंड करें। तो लिक्विडिटी नीड्स भी डिपेंड करेगी डिफरेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे। जो सेविंग्स है, सेविंग्स की बात करूं तो उसमें जो सेविंग रिक्वायरमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट होराइजन हमें सबको पता लॉन्ग है, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हमारी कम होगी। रिजर्व पेंशन फंड्स बोल रही हूँ, जो फॉरेन रिजर्व्स है उनकी भी इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है, तो इससे क्या होगा, ये लॉन्गर देन बजट स्टेबलाइजेशन फंड्स है बट हायर देन सेविंग फंड्स है, ठीक है। पेंशन रिजर्व्स का क्या है, पेंशन रिजर्व्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन इट इज वेरिएबल एंड अनसर्टेन। तो लो होगा ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है और वो पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा होता है किसी फंड में, तब हम उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। और डी एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, हाई क्यों है, क्योंकि उसमें से पैसे निकल रहे हैं, तो हमें जब भी रिटायरमेंट के लिए अपने पैसे चाहिए होते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो हाई होती है। अब इसमें क्या है, ये एक एरो है, ये एक डायग्राम है जिसमें बोल रहे हैं कि जो सेविंग्स है लोएस्ट टू हाईएस्ट लगाए हुए, लोएस्ट सबसे ज्यादा लोएस्ट किसमें है, सबसे ज्यादा लोएस्ट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट सेविंग्स में है, फिर है हमारा पेंशन रिजर्व में, फिर है हमारा डेवलपमेंट में,
फिर हमारे रिजर्व में, और फिर है हमारा बजट स्टेबलाइजेशन में। ठीक है, हाई टू लो है ये, ठीक है, सॉरी लो टू हाई है ये, ठीक है। सेविंग्स में सबसे लो है, फिर पेंशन रिजर्व्स में, फिर डेवलपमेंट में, फिर रिजर्व्स में, और फिर है हमारा बजट स्टेबलाइजेशन में सबसे हाई रिक्वायरमेंट है लिक्विडिटी की। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हमारी अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, वो है हमारी लीगल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स टिपिकली एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनल लेजिस्लेशन दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑन फंड का क्या मिशन है, कितना कंट्रीब्यूशन होगा फंड की तरफ, कितना क्या क्या सर्कमस्टांसेस होगा जिसमें कि हम विड्रॉल्स करेंगे फंड में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, लेवल ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंस कितना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का पूरा एक फंड है, सॉवरेन वेल्थ फंड है, तो गवर्नमेंट जो सिटीजन है उनको इस बारे में पूरा अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब ये बहुत सारे पैसे हैं, बहुत फंड, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग है ये, तो वैसे ही हमें पता है इसमें करप्शन और जो हमारे इलीगल एक्टिविटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल फोरम ऑफ SWF बनाया हुआ है और एक सेंटियागो प्रिंसिपल्स को ये सब चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स एंड अकाउंटिंग कंस्ट्रेंट्स क्या है, जनरली इट इज गिवन टैक्स फ्री स्टेटस होता है वो, और हमें जैसे अगर कोई फॉरेन, हमें पता है कि जो ये फंड है ये डाइवर्सिफाई होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी होती है इसमें, तो जो फॉरेन के टैक्स रूल्स होंगे वही एप्लीकेबल होंगे, बट जो अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो वो एक फुल्ली टैक्स फ्री स्टेटस में काम करता है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है और एसेट एलोकेशन क्या है। ठीक है, जो बजट स्टेबलाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव हमें सबको पता है कि वो इंसुलेट करता है इकोनॉमी, जो कमोडिटी के प्राइसेस है, वॉलेटिलिटी और एक्सटर्नल शॉक्स के साथ करता है। तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, डिलीवर रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन विद लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स इन एनी गिवन ईयर, अवॉइड cyclical assets whose returns are highly correlated to the main sources of government revenue। ठीक है, डेवलपमेंट वाले का क्या है कि एलोकेट वो करता है डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में, तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अचीव अ रियल रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सेस टू रियल डोमेस्टिक जीडीपी और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो शेयर वेल्थ अक्रॉस जनरेशंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑब्जेक्टिव सबको पता है कि नॉन रिन्यूएबल एसेट्स को उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है इनटू डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स में। तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेंटेन करना परचेजिंग पावर ऑफ द एसेट्स इन परपेचुइटी व्हाइल अचीविंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न सफिशिएंट टू सस्टेन द स्पेंडिंग नेसेसरी टू सपोर्ट ऑनगोइंग गवर्नमेंटल एक्टिविटीज। रिजर्व इज योर फॉरेन रिजर्व्स, उससे क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी को जो वो होल्ड कर रहा है उसको रिड्यूस करना और हायर रिटर्न अर्न करना। तो उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव अ रेट ऑफ रिटर्न अबव द रिटर्न द गवर्नमेंट मस्ट पे ऑन इट्स मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। पेंशन रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो मीट आइडेंटिफाइड फ्यूचर आउटफ्लोज विद रिस्पेक्ट टू पेंशन रिलेटेड कंटिजेंट टाइप लायबिलिटीज ऑन गवर्नमेंट्स बैलेंस शीट्स। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्न करना सफिशिएंट रिटर्न्स टू मैक्सिमाइज, जो भी उनकी ऑब्जेक्टिव होगा उससे जब वो अचीव ज्यादा करेंगे तभी जाके वो उनका इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा और जो उसका मोटिव था उस वेल्थ फंड का बनाने का वो पूरा होगा। ठीक है, लाइकलीहुड ऑफ बीइंग एबल टू मीट फ्यूचर अंडर फंडेड पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर जो लाइबिलिटीज प्लान पार्टिसिपेंट्स एज दे अराइज। जस्ट अ सेकंड गाइस, तो हमने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इसमें देख लिए, फिर अब हम देखते हैं इसमें एसेट एलोकेशन का। अगर हम देख रहे हैं एसेट एलोकेशन, अब ये भी डिफर करेगा फ्रॉम बजट टू फ्रॉम डिफरेंट फंड्स टू फंड्स। ठीक है, अब इसमें जैसे बजट स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो इसमें देखो कैश का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट्स होगी, जितना ज्यादा जो लिक्विडिटी की नीड्स होगी उतनी कम होगी, उतना ही वो बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, फिक्स्ड इनकम की तरफ जाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फंड्स ऑपरेट अंडर नेशनल मैंडेट, ये सबको पता है। ठीक है, नेशनल मैंडेट के अंडर ही ये पूरा काम करता है। बजट स्टेबलाइजेशन फंड्स इन्वेस्ट मेनली इन बॉन्ड्स एंड कैश, रिजर्व फंड्स इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड ऑल्टरनेटिव्स बट मेंटेन अ सिग्निफिकेंट एलोकेशन ऑफ बॉन्ड्स for liquidity. Saving funds and pension reserves fund hold relatively higher allocations of equities and alternatives because of their longer term liabilities. ठीक है, इसमें ना जो फंड नहीं था वो मिसिंग था, वो बताओ कौन सा फंड था। रिजर्व भी हो गया, पेंशन रिजर्व फंड्स हो गए, सेविंग्स। एक है हमारा जो डेवलपमेंट का फंड है ना वो मिसिंग है, तो उसमें वो यही बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नेक्स्ट है हमारा।
विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टास्क एज वेल। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जो अपना डेली का जो टास्क है, जो नेक्स्ट डे का टास्क है उसमें मिलते हैं डे 47 में। ठीक है, हमने पूरा ऑलमोस्ट हमारा था 90 डे का चैलेंज है, हमने 50% मोर देन 50% हम कवर कर चुके हैं गाइस। बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट है। हमने इस जो पूरा लेवल 3 का जो सिलेबस है, अगर हम वैसे देख के चले ना, हमसे कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं सोचूं कि मैं खुद 90 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर सकती हूँ। बट जैसे जैसे मेरे को आदत पड़ी कि मेरे को वीडियो बनानी है, मतलब सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उससे एक ना कॉन्फिडेंस मिलता है। सबको पता है कि एक ना ग्रुप स्टडी वैसी स्टडी की बात नहीं कर रही जिसमें मस्ती मजाक होता है, बट एक ऐसी प्रोडक्टिव और एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए लाइफ में, जो हमें मोटिवेट करे टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। जैसे कि हमारा जो 90 डे का चैलेंज है, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनका एग्जाम फरवरी में नहीं हो, गई किसी और टाइम पीरियड में हो सकता है नवंबर में हो सकता है अगस्त या किसी भी कोई भी मंथ में हो। बट ठीक है, मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरे साथ भी और लोग भी पढ़ रहे हैं, तो मेरे को एक हेल्दी मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हेल्दी गाइज। ठीक है, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।